evening, children. Grammar Galaxy has come to you to give the rest information for the pronoun, and for that we are starting today the use of it. जैसे रूल 1, ईट के प्रयोग के लिए रूल 1 बताता है कि ईट का प्रयोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए होता है। ईट का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो दे होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें, अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री। अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड देश है। फिर इस अमेरिका के लिए हमने यहाँ पे इट यूज किया है। इट इज अ सुपर पावर। इट ये किसके लिए यूज हुआ है? अमेरिका के लिए। दैट इज द नेम ऑफ ए कंट्री। तो नेम ऑफ कंट्री के लिए हम लोग इट लगा सकते हैं। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज। श्रीलंका और पाकिस्तान डेवलपिंग देश है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए हमने यहाँ पे प्लूरल के रूप में दे यूज किया है। यहाँ पे इट का यूज, इट का प्लूरल चूंकि दे होता है इसलिए यहाँ पे दे का प्रयोग हुआ है। दे आर फेसिंग ए इंटरनल टेररिज्म। तो इस तरह से इट का प्रयोग हम लोग जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए करते हैं। इसके अलावा रूल 2 हमको यह बताता है कि इट का प्रयोग टाइम के लिए होता है, मौसम वेदर के लिए होता है, टेम्परेचर तथा दूरी डिस्टेंस के लिए होता है। इसके साथ साथ किसी प्राकृतिक घटना को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, मौसम बता रहा है। इट इज विंटर, मौसम। इट इज जनवरी, समय। इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग होता है टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस और किसी प्राकृतिक घटना को बताने के लिए। तो दिस वाज द सेकंड यूज ऑफ इट। नेक्स्ट, इट का प्रयोग इंफिनिटिव, जेरंड और क्लॉज के बदले भी करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी। तो ये सॉल्विंग को हटाने के लिए हम लोग वहां इट लगा सकते हैं। इट इज इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या इट इज इजी टू सॉल्व इट। तो सॉल्विंग के जगह पे हमने इट का प्रयोग कर दिया। या दूसरा सेंटेंस देखें, इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहाँ पे सेइंग, ए सेइंग वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड इज ए सेइंग। तो ऐसा इज ए सेइंग, सेइंग की जगह पे हम लोग इट इज सेड लगा दिए। तो इस तरह से इन्फिनिटिव, जेरंड और क्लॉज के बदले में हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इट के और प्रयोग हैं। इट और दिस का डिफरेंस भी है। इट और दिस का डिफरेंस भी बताएंगे। इसके यूज को थोड़ा और आगे जान लेते हैं। रूल 4 देखते हैं। इट का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर जब हमें जोर डालना होता है, जब दबाव डाल कहना होता है, तब भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज ही, यह वही ही है, यह वही है, यह वही है, मतलब ही के ऊपर हमको दबाव डालना है। तो इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक, जिसने यह गलती की है। इट वॉज ही, यह वही था, यह वही था जिसने गलती की थी। तो सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए हम लोग इट का प्रयोग इस तरह से करते हैं। दूसरा नियम, रूल 5, इट का प्रयोग फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग करते हैं। फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का प्रयोग किस तरह से करते हैं वो देखें। जैसे दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, कि आज ये रिकॉर्ड टूटेगा, कि आज यह रिकॉर्ड टूटेगा इज प्रोबेबल, आज संभव है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं। इट इज प्रोबेबल, यह संभव है।
कि द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, कि आज रिकॉर्ड टूटेगा। तो इस तरह से इस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इट का प्रयोग कर दिया। तो इस तरह से किसी क्लॉज या किसी फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ दिस एंड इट। इट माने भी यह, जनरली हम लोग हिंदी में वही यही समझते हैं, और दिस का मतलब भी यही से होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है वो अब देखेंगे। डिफरेंस देखते हैं दिस और इट के प्रयोग में। दिस और इट के प्रयोग में जो अंतर है, पहली बात तो ये समझेंगे कि दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु के नाम या पहचान या उसकी समीपता बताने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वहां पे इट का प्रयोग नहीं करते। जैसे दिस इज ए बुक, ये क्या है उस वस्तु की पहचान बताने के लिए हमने कहा दिस इज ए बुक। दिस इज ए पेन, क्या है, पेन है। या हम कह सकते हैं व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे दिस मैन इज, दिस मैन इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो दिस के बाद मैन भी आ गया। दिस ने परिचय किसका बताया, पेन का। दिस ने यहाँ परिचय किसका बताया, ए बुक का। तो किसी व्यक्ति वस्तु के नाम या उसकी पहचान, समीपता बताने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, वहां इट का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे इट का प्रयोग समय, दूरी और मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है, जैसे हमने पहले बताया है इट के प्रयोग में। इट का प्रयोग समय, दूरी और मौसम बताने के लिए होता है, जैसे इट इज 10 o'clock, इट इज विंटर, इट इज 10 miles। तो समय, दूरी और मौसम बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग कर सकते हैं। किसी का पहचान कराने के लिए या समीपता बताने के लिए हम लोग इट का प्रयोग नहीं कर सकते। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, लेकिन इट के बाद नहीं हो सकता। जैसे दिस इज माई बुक, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस बुक इज माइन। तो दिस के साथ हम लोग नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इट के साथ करने पे वो एक्वर्ड लगता है। जैसे इट बुक इज माइन, तो ये जो है ये एक्वर्ड है, ये हो नहीं सकता। इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। ये चीज यहां बताई दी है, इट का प्रयोग नाउन के साथ नहीं हो सकता। दिस का प्रयोग समीप के लिए सिंगुलर नाउन के तरफ इशारा करने के लिए, इंगित करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, दिस बॉय, समीप, ये समीपता भी बता रहा है और बॉय का पहचान भी बता रहा है, बॉय की विशेषता भी बता रहा है। दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ये दिस के साथ बॉय का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इट के साथ नहीं कर सकते, ये बता ही चुके हैं। तो इस तरह से ये दिस और इट के डिफरेंसेस है। अब हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन के यूजेस देखते हैं, कहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन हम लोग किस तरह से पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन। तो दिस इज माई बुक, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम करता है, और दिस बुक इज माइन, ये माइन जो है ये मेरे नाम के बदले आता है, इसलिए ये प्रोनाउन है। तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव के डिफरेंसेस को समझते हुए हम लोग उसके प्रयोग को देखते हैं। अब देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन का हम लोग किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो पहले
हम प्रोनाउन को देख लेते हैं नॉमिनेटिव केस में और पॉसेसिव केस में, पॉसेसिव एडजेक्टिव में और पॉसेसिव प्रोनाउन में हम किस तरह से लिखते हैं। ये चीज हालांकि एक बार पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। नॉमिनेटिव में फर्स्ट पर्सन में आई वी लिखते हैं, और आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर। तो इन दोनों का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन आई का माइन होता है और आवर का आवर्स होता है, माइन और आवर्स। सेकंड पर्सन में नॉमिनेटिव केस में यू होता है, मतलब सब्जेक्ट की जगह यू लिखते हैं, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में हम लोग योर लिखते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन में योर्स, ही, पॉसेसिव एडजेक्टिव में हिज, और पॉसेसिव प्रोनाउन में भी हिज। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन सेम है। सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव हर और पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स। इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स, लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन इट का नहीं होता है। दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर और पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। तो ये एडजेक्टिव हैं, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव होने के नाते इनके पहले मतलब नाउन के पहले ये आते हैं। ये पॉसेसिव प्रोनाउन है जिसमें एस लगा होता है, जैसे आवर्स, योर्स, हर्स, देयर्स। ये पॉसेसिव प्रोनाउन है और ये नाउन के स्थान पर आते हैं। एक बार नाउन का उल्लेख हो चुका है, फिर से उसका उल्लेख नहीं करना है, तो वहां पे हम लोग प्रोनाउन के रूप में इनको यूज करते हैं। तो इसका पहला रूल ये है कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता। इनका प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता। जैसे माइन बुक, माइन बुक, ये लिखना पूरी तरह से गलत है। वहां पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, माई बुक। तो पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन से पहले नहीं होता है। जैसे यहां पे सेंटेंस दिया है, आवर्स स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 17 days। यहाँ पे ये नाउन के पहले ये आया है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन आया है, ये गलत है। यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए, आवर स्कूल वॉज क्लोज फॉर 17 days। कहते हैं नाउन का उल्लेख हो चुका है, जैसे यहाँ दिस बुक, बुक का उल्लेख हो चुका है, तो उसको हम फिर से अगर उल्लेख नहीं करना चाहते, फिर से उसको नहीं लिखना चाहते, तो वहां पे पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। तो दिस बुक इज माई बुक या दिस बुक इज माई बुक, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। दिस बुक इज माइन। इस बुक के लिए हमने वहां पॉसेसिव प्रोनाउन लगा दिया, दिस बुक इज माइन, दिस स्कूल इज आवर्स। इस तरह से दिस के बाद अगर कोई नाउन आया है तो उसके लिए हमें पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, न कि पॉसेसिव एडजेक्टिव का। और फिर आगे देखते हैं। तो रूल 2 देखते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, जैसे योर्स इज ए न्यू कार, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो योर्स इज ए न्यू कार का मतलब है योर कार इज ए न्यू कार, ये आपकी कार नई है। हर्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस, हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब ये हुआ कि उसका घर सुंदर घर है, ये मतलब हुआ। लेकिन ये पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग योर्स का कार इज ए न्यू कार नहीं होना चाहिए। हर्स हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉसेसिव प्रोनाउन का ही प्रयोग कर रहे हैं, और वो पॉसेसिव प्रोनाउन किसके लिए हम लगा रहे हैं? कार के लिए। ये पॉसेसिव प्रोनाउन किसके लिए लगा रहे हैं? हर ब्यूटीफुल हाउस के लिए। तो पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि इसके बाद, पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होगा।
थर्ड रूल ये बताता है कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, जैसे he has lost my books as well as yours। इसका मतलब है कि he has lost my books as well as your books। तो वर्ब ये है और उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं। सेव ये वर्ब है, सेव योर टाइम एंड माइन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स और माइन का प्रयोग यहाँ वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि उसने हमारी किताबें भी खो दी और साथ साथ तुम्हारी किताबें भी। अपना समय बचाओ और मेरा भी क्या, मेरा भी समय। तो हमको नाउन लिखने की जरूरत नहीं, योर्स लिख देंगे हो जाएगा। वो योर्स बुक्स का ही मतलब हो जाएगा, वो योर्स से योर बुक। योर यहाँ माइन से माई टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम कर सकते हैं। पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में नाउन आता है तो नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, ये टू प्रीपोजिशन और उसके बाद ये पॉसेसिव प्रोनाउन। देन प्रीपोजिशन, ये माइन पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। पॉसेसिव प्रोनाउन का वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। पॉसेसिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, इस तरह से। इसके बाद दो तीन चीज और हैं, उसको देख लेते हैं, फिर रिफ्लेक्स प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो सब पढ़ेंगे। रूल 5 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आपको केयरफुली समझना पड़ेगा। ये कहता है सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर। इसके साथ हम लोग पॉसेसिव केस का प्रयोग अगर करते हैं तो वो गलत है। जैसे यहाँ देखिए सेंटेंस लिखा है योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। सेपरेशन के बाद पॉसेसिव आ गया है, तो इस तरह से ये प्रयोग गलत है। ये प्रयोग क्या होना चाहिए, सेपरेशन के बाद हमने एक प्रीपोजिशन डाला और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट डाला। सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। अगर ये सेपरेशन बेयर रह जाता है तो ये पॉसेसिव केस का प्रयोग करना गलत है। एट हिज साइट द रॉबर्स फ्लीट, मतलब उसके सामने ही रॉबर्स भाग गए। तो ये सेंटेंस भी देखिए साइट के तुरंत बाद, साइट के बाद जो आ गया, ये साइट यहाँ है ना, साइट, साइट के बाद भी वो पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, एट द साइट ऑफ, प्रीपोजिशन डाले उसके बाद हिम। ये हिज यहाँ पे पड़ा है लेकिन ये गलत है। एट द साइट ऑफ हिम, साइट के बाद ये नाउन है, उसके बाद एक प्रीपोजिशन डालेंगे, फिर उसके बाद पॉसेसिव केस का कोई प्रोनाउन डालेंगे। तो इस तरह से इनके साथ, इन नाउनों के साथ अगर हम डायरेक्टली पॉसेसिव केस का प्रयोग कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग एक प्रीपोजिशन डाल के एक कोई प्रोनाउन डालते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव डाल सकते हैं, मतलब पॉसेसिव में एडजेक्टिव डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये बात है। और दूसरी बात ये है, रूल 6 हमको बताता है कि जिरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करें, पॉसेसिव प्रोनाउन का नहीं। जैसे आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई वीनिंग, वीनिंग ये जिरंड है, तो जिरंड के पहले हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन का।
शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग। जिरंड से पहले हम लोग पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना कि पॉसेसिव प्रोनाउन का। तो ये ध्यान रखेंगे कि जिरंड के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है। इस सेंटेंस में देखिए, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज, मतलब भालू के नाक में एक रिंग है। तो ये जो इट्स का प्रयोग हमने डाला है, उसकी नाक, तो इस तरह से हम लोग एपोस्ट्रोफी एस ना लगा के हम लोग इट्स नोज लिखेंगे, मतलब हम लोग एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, इट्स नोज। तो द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है हम लोग फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वही कहना है, कमेंट कीजिए, और जो समझ में ना आए कमेंट कीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।